अगर हम सिर्फ राजनीति की यहाँ पे बात करें, खास करके बिहार की राजनीति की हम बात करें, तो पिछले काफ़ी टाइमिंग में बोलूँगी बहुत कम समय में बहुत कुछ देखने को मिला है लोगों को यहाँ पर। नीतीश जी देखते ही देखते एनडीए को छोड़ करके उन्होंने आरजेडी के साथ में ज्वाइन कर लिया, और तेजस्वी जी भी जो है वहाँ पर के बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तो आने वाले टाइमिंग में अगर हम बात करें, क्योंकि अब इलेक्शन जो है बिल्कुल सर पे ही है, सब लोग इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो आप खुद को कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हैं बिहार की राजनीति में? क्योंकि देखिए, आपने 2014 में जमुई से जो है सांसद के लिए जब आप लड़े और बहुत ही अच्छी जीत हासिल की, 83,000 जीतों से जो है वोटों से आप जीते थे। उसके बाद 2019 में तो मैं बोलूँगी कि बहुत ही काबिले तारीफ जो है जीत आपने दर्ज करी, जहाँ पे 3.5 लाख के आसपास की वोटों से आप जीते गए। बट अभी जो हमें सुनने में आया है कि इस बार आप जमुई से नहीं, हाजीपुर से जो है चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं। तो ये चेंज क्यों? मतलब क्योंकि जबकि जमुई में आपको ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, तो क्या आपको कोई डाउट है ऐसा कि जमुई में इस बार उतना प्यार नहीं मिल सकता और आपको कहीं ना कहीं हाजीपुर जाना चाहिए? और हाजीपुर से आपके चाचा जी भी जो हैं चुनाव लड़ने के लिए जो है अपने आप को बता रहे हैं कि वो तैयार है एक तरीके से, तो आप किस तरीके से, क्यों हाजीपुर ही क्यों चाहिए? मतलब आपको किस तरीके से आपके दिमाग में आता है कि इस बार चुनाव हाजीपुर से ही होना चाहिए? हमारा जी, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ जी, और जिस परिवार में मैं पला बड़ा हूँ, हम लोगों के ज़माने में पिता के नक्शे कदमों पर चलना बिल्कुल, या पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना एक अच्छे पुत्र का या पुत्री के लक्षण माने जाते थे। बिल्कुल। ये कब नेपोटिज्म में बदल गया मुझे पता नहीं चला। हमारे ज़माने में, मैं खैर उतने पुराने ज़माने का भी नहीं हूँ, बट जब मैं बड़ा हो रहा था उस वक्त हमें सिखाया जाता था कि देखो पिता की तरह बनो, पापा देखो कैसा करते हैं, और बेटा बेटी दोनों को यही सिखाया जाता था। ये तो मुझे अब जाके पता चला कि भाई पिता के नक्शे कदमों पे चलना इतना बड़ा गुनाह है कि आपको नेपोकिड कह के पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं मानता हूँ पब्लिक आपका भविष्य निर्धारित करती है। जनता अगर आपको स्वीकार करेगी आप आगे बढ़ेंगे, आप में वो काबिलियत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं होगी तो आप किसी भी बड़े व्यक्ति के सुपुत्र सुपुत्री क्यों ना हो, कितना भी सो कॉल्ड हैवीवेट सरनेम क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जब पिता के जाने के बाद मेरे कंधों पर आई जी, ऐसे में उनकी ये लोकसभा सीट भी है जो कहीं ना कहीं मेरे पिता के साथ उनका पर्याय बन गई, उनका पर्यायवाची बन गई। हाजीपुर को लोग रामविलास पासवान जी की वजह से जानते हैं, रामविलास पासवान जी को लोग हाजीपुर की वजह से जानते हैं। 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम हाजीपुर से विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन के तौर पर उनका नाम वहाँ पे दर्ज है। तो ऐसे में आज जब वो नहीं है, उन्होंने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया था, ऐसे में आज जब पापा नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं भी हाजीपुर के लोगों के लिए वही सेवा भाव रखूं जो मेरे पिता के रहते हुए वो करते थे। ऐसे में यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि हाजीपुर से, मेरी पहली ख्वाहिश तो मेरी माँ है, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। पर क्योंकि वो अपने आप को सक्रिय राजनीति से हमेशा उन्होंने एक दूरी बनाए रखी, मेरे पिता के रहते हुए भी वो दूर रहीं। बट हाँ, इतना ज़रूर तय है कि हाजीपुर की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, मुझे लगता है ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने वाली बातें हैं, और जितनी भी बातें मैं पब्लिक डोमेन में बोलता हूँ उसका आधार गठबंधन के भीतर हुई मेरी बातचीत ही है, और इसीलिए मैं उतने कॉन्फिडेंस से सारी बातें भी बोलता हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वहाँ पे दावेदारी करनी है तो मुझे लगता है उसका उचित प्लेटफॉर्म गठबंधन के भीतर जाकर वो बातचीत करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में गठबंधन को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। बहुत रिसेंटली ही, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब हमने आपको एनडीए की बैठक में देखा, जहाँ पे माननीय मोदी जी ने आपको गले लगा करके एक तरीके से आपका स्वागत किया, आपको बोलते कि वेलकम करना जैसे वापस फैमिली में। हालांकि दबे शब्दों में हमेशा यही बताया गया कि चिराग हमेशा से ही जो है एनडीए का हिस्सा हैं, कभी खुल करके बातें इतनी सामने नहीं आई। लेकिन ऑफ कोर्स उस बैठक के अंदर शायद हर एक को ये क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान जो है एनडीए का ही हिस्सा हैं। लेकिन ऑफिशियल हम बोलें कि कुछ बहुत हमें अभी तक भी सुनने को नहीं मिला है। आपकी उनके साथ में जो भी बातचीत हुई उसके अंदर कितनी सीटें रामविलास जो है लोजपा को मिलने वाली हैं, उसके बहुत सारे सवाल हैं। मतलब तो कितनी सीटों की डिमांड आपने इस बार उनसे की है, कितनी सीटें आपको मिलने वाली हैं, कुछ आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें। हमारा जी, गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी ऐसी बातचीत सार्वजनिक करूं जो गठबंधन के भीतर अभी तक फाइनल नहीं है। ज़रूर चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने जब मुझसे मेरे गठबंधन का आपने जिक्र किया, मेरे लिए मेरी प्राथमिकता, मेरा विजन है बिहार को लेकर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ
आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जी मेरा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जात पात धर्म मजहब की राजनीति ने हमेशा विकास के ऊपर अपने आप को हावी रखा है। जी परिणाम स्वरूप आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार के हालात वैसे के वैसे ही हैं। ताज्जुब होता है मुझे, मौजूदा जो सरकार है पिछले 34 सालों से यही सरकार या इन्हीं गठबंधन के घटक दलों की सरकारें ही बिहार में रहीं, उसके बावजूद आज ये लोग विकास की बातें करते हैं, विकास का दम भरते हैं। जो 34 सालों में प्रदेश में ना विकास दे पाए, ना प्रदेश में बेहतर शिक्षा दे पाए, ना प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करा पाए, ना ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर पाए। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। जी कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? पर उस दिशा में कोई सोचता नहीं है।